रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया था, उसमें अपन को समझ में आ गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशो अलग अलग मीडियम में, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फायदा क्या था वो मैंने तुमको बता दिया था कि रेयर और डेंस जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर हमको स्पीड ऑफ लाइट दियो, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद है, तो क्या होता है वो, स्पीड इन मीडियम वन, अगर हम क्या निकाल रहे हैं वन और टू, तो स्पीड इन मीडियम वन अपॉन स्पीड इन मीडियम वन, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब जब भी कोई फॉर्मूला आता है तो उस पर सवाल आते हैं, जैसे कि तुम बाकी के 5 सवाल करके आए होगे। फॉर्मूले में सवाल कैसे आ सकते हैं, तुम देखो, इसकी वैल्यू दे देगा तो ये पूछ लेगा, या फिर इसकी वैल्यू दे देगा तो ये पूछ लेगा, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं लाइट की उस मीडियम में? अभी सवाल करेंगे, निकाल के देख लेंगे, ठीक है। और अगर हमको स्पीड मालूम है उस मीडियम में लाइट की, तो हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इतनी सब नॉलेज अगर है तो अब हम सवाल करते हैं जो नीले वाले सवाल में, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में किस किस को कोई दिक्कत है बता दो। नीले वाले पेज नंबर 150 पे क्वेश्चन नंबर 1 में किस किस को दिक्कत है? अच्छा, अब इसने पूछा है कि ऑब्लिकली का क्या मतलब है, तो वो एक अच्छी बात है जो हमको बतानी पड़ेगी। हाँ, ऑब्लिकली का मतलब है तिरछी, और अगर इसमें बोलेंगे तो एंगल, किसी एंगल पे आई हुई है। समझ में आ रही है? किसी एंगल पे आई हुई है, इसीलिए उसने क्या बोला है, ऑब्लिकली। अगर वो ऑब्लिकली नहीं बोलता तो हम लाइट रे कैसी मान सकते थे, जो नॉर्मल पे आ रही है। तो अगर लाइट रे नॉर्मल पे आती है तो उस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ये पता है। सीधे सीधे आएगी तो एंगल ही नहीं है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए सीधी सीधी चले जाएगी। तो ऑब्लिकली क्यों लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल क्या रहा है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हाई? अच्छा, सवाल क्या है, किस किस को सवाल ही नहीं समझ में आया? आंसर की बात बाद में करेंगे। इसमें बोल रहा है कि एक लाइट रे है जो कि ऑब्लिकली यानी कि किसी एंगल पे हवा से किधर गई है, पानी में गई है। अभी कोई दिक्कत? फिर उसने पूछा है कि अगर ऐसा होता है तो लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी पानी में घुसने के बाद, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी? अब हम उसकी बात करते हैं। तो तुमको पता है कि अगर हवा से पानी में जा रही है तो मीडियम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, पहले हवा में थी अब पानी में है। तो अगर मीडियम चेंज हुआ है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि लाइट रे या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी या फिर नॉर्मल से दूर चले जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को? तो अब इसने क्या बोला है कि लाइट रे जो है वो कहां से आ रही है, एयर से किस में जा रही है? अब हमको पता है कि एयर और वाटर में से एयर कैसी है, रेयर, और वाटर कैसा है, तो लाइट रे कहां से जा रही है, रेयर से। अगर रेयर से डेंस जा रही है तो क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं क्या, तो लाइट रे जो है वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल जो है वो कम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी बोलो किसको दिक्कत है, आ गया समझ? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 बोला लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। बेटा बात है नहीं, लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अभी जो मैंने आते से ही तुमको बताया कि अगर हमको लाइट की स्पीड पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका उल्टा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो लाइट की क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। तो तुम बताओ कि इसमें हमको गिवन क्या है बेटा, तो तुम बोल रहे हो कि सर गिवन है ईटा ऑफ ग्लास, बोलो आया ना, कितना दे रखा है। अब याद करो कि ईटा ऑफ ग्लास जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी के कंपैरिजन में लिया जाता है। अब ये जो कंपैरिजन है ईटा ऑफ ग्लास, किसके कंपैरिजन में होगा, ये किसके कंपैरिजन में होगा? हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी लास्ट हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ है तो वो किसका मतलब है, एयर के रिस्पेक्ट में या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में आंसर लिया हुआ है।
तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, ईटा का फॉर्मूला क्या होता है? ईटा ऑफ मीडियम कितना होता था बेटा? C/V। ये फॉर्मूला याद है? तो इसमें तुम बताओ कि हमको ईटा गिवन है, बोलो आया ना। इसमें बताओ कि क्या मुझे ये गिवन है, क्या मुझे इसकी वैल्यू गिवन है? सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸, बोलो हाँ या ना। अब बेटा मेरे को ये बताओ कि ये पता है तो क्या हम ये निकाल सकते हैं? हो जाएगा? निकाल देता हूं फटाफट से। तो ये कितना है? 1.5। 1.5 को कितना लिख दूंगा? 3/, ये कितना है? 3 × 10⁸, और ये कितना है? अब अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर पहुंचा देंगे और इसको इधर पहुंचा देंगे, तो v बराबर कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो 3 इधर है तो नीचे चले जाएगा, ये 3 नीचे आएगा और ये 2 नीचे है तो ये कहाँ चले जाएगा? 3 से 3 गया, v की वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 10⁸ मीटर पर। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन, बताओ। इस तरीके के सवाल अगर आते हैं तो क्या हम कर सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। अच्छा, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो? कि कौन जितना कितना ज़्यादा डेंस है। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, इसका मतलब ये है। समझ में आ रहा है? ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब टेबल 10.3 किधर है, तुमको पता है क्या? टेबल 10.3 देख लो, उसमें देख लो कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है। सबसे कम किसका है, वो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो सबसे कम कौन हो जाएगा? सबसे कम कौन हो जाएगा? एयर, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? 1.003। तो वो सबसे कम हो गया, सबसे रेयर हो गया। उसमें लाइट की स्पीड सबसे तेज होगी। और सबसे ज़्यादा किसका है? डायमंड का, 2.42। तो उसमें लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। समझ में आ रहा है? कौन ने बोला? तुम देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या उसने ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन दी है कि उसने बोला है कि याद करनी पड़ेगी? अगर याद करने वाली चीज होती तो वो गिवन देता क्या? क्वेश्चन नंबर 4, अगर तुमको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया है तो अब तुम बता दो कि टर्पेंटाइन में और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है? टर्पेंटाइन का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो तुम देख के बता सकते हो क्या कि लाइट किस में तेज चलेगी और किस में धीरे चलेगी? बोलो किस किस को समझ में आ गया? आ गया। चलो बेटा एक बार बताना, टर्पेंटाइन ये क्या है? हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये बता दो तुम तो बस। 1 पॉइंट, और केरोसिन का 1 पॉइंट। अब बस तुम बताओ, वाटर भी है? वाटर का तो पता लग गया होगा अब तक, कितना है? 1.33। चलो अब मेरे को बताओ कि अगर तुमको फिजिक्स की बात पता है तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या देखना है कि कौन नंबर छोटा है और कौन नंबर बड़ा है। सवाल क्या है कि इन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। सवाल है कि इनमें से सबसे तेज कौन है और सबसे धीरे कौन है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है लाइट उसमें उतनी ही स्लो चलती है कि उतनी धीरे चलती है? उतनी ही स्लो चलती है। तो सबसे धीरे किसमें हो गई? उससे धीरे, सॉरी उससे तेज, सॉरी उससे तेज किसमें हो गई? और सबसे तेज किसमें हो गई? समझ में आ रहा है? अब मैं पेपर में क्या इस तरीके के सवाल दे सकता हूं कि चार मीडियम है, M1 M2 M3 M4, और उनके चारों के मैंने क्या दे दिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर मैंने क्या दे दिया कि ऑर्डर बताओ, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ कि M1 ज़्यादा है, M2 ज़्यादा है, M3 ज़्यादा है। इस तरीके के सवाल बना सकता हूँ क्या? जैसे पिछली साल हमने सॉलिड लिक्विड और गैस की डेंसिटी कंपेयर करी थी। अब ऐसी सेम बात है कि ये अलग है, वैसी ही बात है। तुमको बस क्या देखना आना चाहिए कि ये नंबर क्या बता रहा है। कोई दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं, तो स्टेटमेंट का मतलब बता दो। जैसे कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कितना दे रखा है? 2, तो इसका मीनिंग क्या है? इससे हम क्या समझते हैं? बस हमको बस ये बताना है। बताओ, तुम्हारे पास आता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका, एक ऑब्जेक्ट नहीं एक मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2। तो इससे तुमको क्या समझना चाहिए ये वाली बात बता दो। लाइट की स्पीड क्या मतलब? लाइट की है तो मैं वही तो, अगर मैंने गिवन दे रखा है तो फिर कितनी होगी वो तुम सोच के बताओ। इससे क्या समझते हैं वो सोच के बताओ।
हाँ, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इससे हम क्या समझेंगे कि इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो एयर के कंपैरिजन में 2 गुना कम हो चुकी है। समझ में आ रहा है? 2 गुना कम हो चुकी है। तो इससे बस यही समझना होता है। अगर इसी की जगह वैल्यू कितनी होती है इसकी 3, तो हम बोलते हैं कि इस वाले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो एयर के कंपैरिजन में 3 गुना। तो अगर हमसे पूछेंगे कि वैल्यू क्या आएगी, तो हमको पता है कि एयर में कितनी होती है 3 × 10⁸, तो इसमें कितनी आ जाएगी डिवाइड बाय 3, यानी कि 10⁸ मीटर पर, अगर इसकी बात करें। समझ में आ रहा है? तो तुमको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है, इसको हम कैसे रीड करते हैं, इससे क्या समझना चाहिए, सारी बातें समझ में आनी चाहिए। चलो, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक खत्म हो चुका है। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। एक बार प्रैक्टिस और कर लेना, जिससे कि ये जो सवाल है तुमको आगे दिक्कत नहीं देंगे। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास नया टॉपिक आ चुका है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। तो पहले स्टार्टिंग में अपन ने स्फेरिकल मिरर पढ़े थे, अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? स्फेरिकल लेंस। अच्छा, स्फेरिकल लेंस के एग्जाम्पल क्या है? तो मैं पहना हुआ हूँ, ये पहना हुआ है। इसी तरीके से अच्छा, स्फेरिकल लेंस भी अलग अलग होते हैं। तुमको पता होगा कि जिन लोगों की दूर की आंख खराब है, जैसे कि मेरी, तो मेरे को अलग तरीके का लेंस लगेगा। उसके बाद जिन लोगों की पास की नज़र खराब है, जैसे कि ज़्यादातर केस में अपने मम्मी पापा की उम्र के साथ, तो वो अखबार पढ़ते समय एक चश्मा लगा लेते हैं। किस किस के मम्मी पापा लगाते हैं? लगाते हैं ना, मेरे भी पापा लगाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो जो चश्मा है, वो जो लेंस है वो अलग होगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत अलग है, और मेरा जो चश्मा है उसकी ज़रूरत अलग है। जिन लोगों की दूर की नज़र खराब है वो 24 घंटे चश्मा लगाते हैं, और जिनकी पास की खराब है उनको जब पास का काम होता है वो तभी लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पास की और दूर की दोनों की खराब है, तो हंसने की क्या बात है, हो सकता है उसमें। तो वो कौन सा लेंस लगाते हैं? वो दोनों टाइप के उनके जो लेंस होते हैं वो दोनों टाइप के होते हैं। कुल मिला के बात ये है कि स्फेरिकल लेंस क्या है। अब तुम देखो, जब अपन ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था तो लाइट टकरा के वापस जा रही थी। अब बताओ इसमें क्या होगा? तुम देखो कि ये जो लेंस है इसमें लाइट टकरा के किस में जा रही है? आंखों में तो जा रही है। जैसे लाइट हवा से आई, एयर से आई, पहले किस में जाएगी? ग्लास में, ग्लास में जाएगी। अब ग्लास में जाएगी तो ये ऊपर की जो सरफेस है वो कैसी है? स्फेरिकल, हाँ या ना? तो टकरा के लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो अब हम वही देखने वाले हैं कि स्फेरिकल लेंस की वजह से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, फिर हम देखेंगे कि उसका फायदा क्या है। समझ में आ रहा है? तो स्फेरिकल लेंस है। अब इस बार क्या होता है कि दो सरफेस होती है, एक तो कैसी होगी? दो सरफेस, एक इस तरीके की और एक इस तरीके की। अब ये कौन सा होता है? तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, और ये कौन सा होता है? अच्छा, अब अगर तुम इनका फिगर देख पा रहे हो तो एक इसमें पॉइंट आता है कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस पता कैसे करेंगे कि वो कौन सा है? तो तुम देखो कि ये जो है, अगर इसको तुम टच करोगे तो ये बीच में से कैसा दिखेगा? दिखेगा मतलब समझ में आएगा, कैसा समझ में आएगा? बीच में से कैसे समझ में आएगा? पतला। और साइड में से कैसा दिख रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट हम लिखते हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूं। और इसमें क्या बोलेंगे कि बीच में से कौन सा है? थिक, मोटा, और साइड में से कैसा है? तो ये सवाल आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो उसमें अपन क्या लिख सकते हैं? इसमें क्या लिखेंगे? थिन एट सेंटर, थिक एट एजेस। और इसमें क्या लिखेंगे? इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? तो अगर तुमको दो लेंस दे दिए जाएं तो तुम बता सकते हो जो मैं पहना हूं वो कौन सा है? वो कॉनकेव है। जो दूर की नजर के लिए लगाते हैं वो कॉनकेव होता है, जो पास की नजर के लिए लगाते हैं वो कॉन्वेक्स होता है। ये अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, इस्तेमाल क्या क्या होते हैं तो वो भी तुम थ्योरी पढ़ोगे तो तुम देख सकते हो। एक बार इसको पढ़ लो पहले। चलो एक काम करते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। जल्दी से पढ़ लो। वॉच मेकर, जो वॉच बनाता है, वॉच मेकर। घड़ी खराब हो जाती है कई बार, तो घड़ी जो है वो बहुत छोटी है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो और छोटे होते हैं,
तो अगर नॉर्मल आंखों से देखेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा बारीक काम होता है उसमें उतनी ज़्यादा आंखों की जोर पड़ता है। पता है कि नहीं पता? तो इसीलिए वॉच मेकर तुम अगर जाओगे घड़ी सही करवाने तो वो आंखों में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा के रखते हैं अलग से, मतलब आंखों में अंदर नहीं, एक अलग से यहाँ पे ऐसे फंसा लेते हैं। तो उससे क्या रहता है कि उनको बड़ा बड़ा दिखता है, तो उसका उनका काम जल्दी हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन अंडरलाइन कर लो 2, उसमें लेंस की डेफिनेशन क्या लिखी है बताना जरा। लेंस की डेफिनेशन क्या है तुमको बताओ, समझ में आ रहा है क्या? क्या बोल रहा है एक बार पढ़ के बताइयो। तू बता दो, अरे कोई भी बता दो यार, हाँ बता, जोर से पढ़ियो। बस 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 बस। अच्छा, क्या बोल रहा है वो समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो ये बताओ कि ट्रांसपेरेंट क्यों लिखा होगा, समझ में आ रहा है? लेंस की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये बताओ कि ट्रांसपेरेंट क्यों लिखा होगा। अगर ये चश्मा जो मैं पहना हूं अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो क्या होता है? समझ में आ रहा है? तो ट्रांसपेरेंट क्यों हो रहा है वो समझ में आ रहा है? तो तुम है ना एक काम करो, एक्सरसाइज के सवाल निकालो, उसमें देखो एक क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग से अपन लेंस नहीं बना सकते। एक क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा, बताओ उसका जवाब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या मिट्टी से कोई लेंस बना सकता है? लाइट टकरा के अंदर जाएगी ही नहीं, तो आदमी को क्या दिखेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, तो ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है, कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो लेंस है उसमें, इधर सुन लो, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो लेंस है उसमें या तो दोनों सरफेस या फिर कोई एक कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? इसमें दोनों सरफेस कैसी हैं? इसमें दोनों सरफेस कैसी हैं? तो कुछ ऐसे लेंस भी होते हैं जिनमें इस तरीके के लेंस भी तुमको आगे देखने मिल जाएंगे। ये कब आएंगे? 12th क्लास में। दिख रहा है तुमको? दिख रहा है? ये भी लेंस है। क्या इनमें एक सरफेस स्फेरिकल है? बिल्कुल है। एक स्फेरिकल होनी चाहिए, दूसरी जो है वो स्फेरिकल हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या दिख रहा है? प्लेन है, आधा प्लेन है और आधा कॉन्वेक्स है। इसमें भी कैसा है? आधा कॉन्वेक्स और आधा प्लेन है। इसको क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स। और इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स ओ प्लेन। इसको क्या बोलेंगे फिर तुम बता दो? प्लेनो वो कॉनकेवो प्लेन, और उसको क्या बोलेंगे? प्लेनो। अभी 12th में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। अभी कौन से आ रहे हैं? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अच्छा, तो इस तरीके से ये लेंस होता है। अब तुमको दिख रहा होगा कि इसमें भी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है सबको, जो कि इसके बीचों बीच से निकल जाएगी। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो बताओ, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहे हैं सबको, क्योंकि सरफेस कितनी है? स्फेरिकल। एक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी तरीके से इसकी बात करें तो इसका इधर होगा और इसका। अगर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस कितनी होनी चाहिए? समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और सिंपल सी बात है जो हमने मिरर में भी पढ़ी थी, कि हम अपने चैप्टर में कैसे लेंस की बात करेंगे जिनका अपर्चर उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा होना चाहिए। राइट हैंड साइड के पेज पे जरा पढ़ के देखना, लिखा है क्या? ठीक है, अब मैं तुमको बता देता हूं कि इनसे रिफ्रैक्शन होता कैसे। इधर देख लो। अब हम देखते हैं कि इसने बोला है कि कॉन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। ऐसा कैसे हो रहा है हम एक बार देखते हैं। ये चीज एक ही बार बताऊंगा, उसके बाद तुमको खुद समझनी है। इसमें मैं क्या बता रहा हूं कि लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल कर रही होगी। चलो एक बार देखते हैं। मान लो बेटा कि कोई एक लाइट आई जो कि इस तरीके से जा रही है और ये वाली भी इस तरीके से जा रही है। अब हमने स्फेरिकल मिरर में देखा था कि ये जो लाइट है अगर पास आ गई तो वो कन्वर्जिंग हो जाएगा, अगर दूर हो गई तो वो। अब मेरे को बताओ कि ये जो लाइट है अभी वो किधर है? एयर में। ये क्या है? ग्लास। ये क्या है? तो लाइट कहां से कहां जा रही है? शुरू में रेयर से डेंस जाएगी और बाद में डेंस से। अच्छा बेटा, अब अगर ये सरफेस है तो ये जो सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पे होगा, बोलो हाँ या ना?
पहली सरफेस है इसलिए मैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 नाम दे देता हूं, कुछ भी दे सकते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से समझ में आया। अब मेरे को बताओ ये जो सरफेस है इस वाले पॉइंट पे क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन क्या होने वाला है, और रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या देखेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। तो सबसे पहले क्या लगेगा हमको, नॉर्मल। और स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल कैसा होता है, क्या हम ये बात जानते हैं कैसा होता है, उस पॉइंट से सेंटर पे अगर लाइन खींच दोगे तो क्या बन जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं इस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं, ये इधर है मान लो, तो ये क्या बन गया बेटा। अब एक बात बताओ, ये क्या हो गया मेरे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट जो है रेयर से, तो बताओ क्या कर दूं अब मैं, क्या कर दूं, बेंड टुवर्ड्स दी। तो ये जो लाइट है वो सीधे सीधे जा रही थी, अब वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी, बोलो आया ना, थोड़ी सी मुड़ जाएगी। किस किस को समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, और ये जो लाइट है वो सीधी सीधी जा रही थी, वो थोड़ी सी, कोई दिक्कत किसी को, पक्का। अब क्या ये जो प्रोसेस था वो यहाँ पे वापस से हम करेंगे, क्योंकि अब जो लाइट है वो ग्लास से कहाँ जाना चाह रही है, अगर वो एयर में जाना चाह रही है तो इस बार जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहां से नापा जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस दूसरी वाली है। कोई दिक्कत है, सब कुछ लॉजिकल है अभी तक। अब इधर अगर बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे भी वापस से क्या बन जाएगा, एक इस तरीके से अगर मैं यहां से ऐसे बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एक। अब मेरे को बताओ कि अगर ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल से नापूंगा तो ये जो है वो किधर जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो जा रही थी उसको मैं और बाहर, समझ में आ रहा है, बोलो आया ना। अगर यहाँ की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ ऐसा होगा, ये बाहर जा रही थी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए, तो ये सीधी जा रही थी, तो और इधर, समझ में आ रहा है, किस किस को दिख रहा है, दिख रहा है। अब ओवरऑल क्या हुआ, ये तो मैंने तुमको लेंस के अंदर घुसेड़ के दिखाया है, पर ओवरऑल क्या हुआ, अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो तुम क्या बोल दोगे कि सर ये जो है वो इधर से गई और इधर आ गई, ये जो है वो इधर से गई और इधर आ गई, अब वो इधर मीट कर जाएंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो जा रही थी, इसने उसको क्या कर दिया, मिला दिया, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं। किस किस को समझ में आया, पक्का पक्का। तो आज के बाद क्या याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स कैसा हो गया, कन्वर्जिंग। अब सेम तरीके से इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अब मेरे को बताओ, ड्रॉ करके बताऊं या समझ रहे हो, ड्रॉ करके बताऊं या समझ रहे हो। उसमें मैं क्या कर दूंगा, तुमको दिख रहा होगा, वापस से ये सेम कहानी रिपीट कर दूंगा कि यहाँ से लाइट आई, फिर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, रेयर से डेंस जा रही है तो कहाँ मुड़ेगी। तो इस बार तुमको दिखेगा कि वो क्या हो रही है, क्या हो रही है इस बार, वो क्या हो रही है, समझ में आ गया। चलो, तो अगर ये समझ में आ गया तो अब अपन क्या देख लेते हैं कि स्फेरिकल लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, जिसको पहले ही मैंने बोल दिया था कि कॉनकेव मिरर समझ में आ गया है, कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ गया है। एक बार डायग्राम देखो, क्या सेम टू सेम कहानी रिपीट हो रही है, कुछ नया दिख रहा है क्या तुमको, कुछ नया दिख रहा है, जल्दी बोलो, क्या पहले जैसी चीजें दिख रही हैं, वापस से रियल इन्वर्टेड आ गया, वापस से एनलार्ज और डिमिनिश आ गया, वापस से ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे है, ये सब बातें आ रही हैं। तो वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, इस बार बस थोड़ी सी इसकी वजह से कैसी होती है वो देख लेते हैं। तो अब अगर इमेज फॉर्मेशन में तुमको याद होगा कि हमको कितनी रे चाहिए रहती हैं, तो हमने मिरर में क्या पढ़ा था कि कहाँ से जाएगी तो कैसे जाती है, ये पता होगा तो हम बना सकते हैं। अब हम इसमें भी देख लेते हैं। तो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो कहाँ से निकलेगी, कोई दिक्कत है किसी को, ये पहली रे है। दूसरी क्या होगी, तो तुम बताओ, लाइट क्या फॉलो करती है, रिट्रेसेबिलिटी, जैसे आके जा रही है वैसे ही जाके आ भी सकती है, कोई दिक्कत है किसी को। तो हम क्या बोल देंगे कि दूसरी रे कौन सी बन जाएगी बेटा, कि अगर वो फोकस से आ रही है, अगर वो कहां से आ रही है तो वो कैसी चली जाएगी, ये दूसरी में कोई दिक्कत है किसी को। अब बीच में कौन बचा, पोल, तो पोल पे क्या होगा, सीधी सीधी निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, जैसे आ रही थी उसके साथ कुछ भी, जैसे आ रही थी वैसे निकल जाएगी। ये तीन लाइन अगर समझ गए हो तो इमेज फॉर्मेशन तुमको हलवा लगेगी, अब उसमें कुछ भी नहीं है।
तुम देख लो कि तीनों केस, वो जितने भी केस है उनमें ये तीन ही लाइन बना रहा है बार बार और कुछ नहीं कर रहा। डायग्राम देख लो। अच्छा ये कॉन्वेक्स के लिए है, सेम किसके लिए हो जाएंगी? कॉनकेव के लिए। कॉनकेव में क्या दिखेगा हमको? सब कुछ वर्चुअल दिखेगा। सी पे आ रही होगी तो जरूरत ही नहीं, आ रही होगी अगर कहीं कोई और से आ रही होगी तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना के मेजर कर सकते हैं कि कहाँ जाने वाली है। आएगी तो सी पे तो आ सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पर उस केस में क्या करेंगे तुमको पता है बेटा। लाइट जो है वो हमेशा रिट्रेसेबिलिटी फॉलो करती है बेटा। बातें नहीं, इधर देख लो। ये कि हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट जो है वो अगर एयर से वाटर में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर कोई लाइट वाटर से एयर में जा रही होगी तो अगर वो इस एंगल पे आ रही है तो इसी पे जाएगी, इधर से आ रही है तो इधर से ऐसे चले जाएगी। लाइट जो है वो हमेशा रिट्रेसेबिलिटी फॉलो करती है, ये याद रखना। जैसे आ रही थी वैसे जाएगी भी, अगर उसी तरीके से तुम निकालोगे तो। रिट्रेसेबिलिटी फॉलो नहीं करेगी तो फिर तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सब गलत हो जाएगा। सब लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, केस 1 देखेंगे और मेरे को बताएंगे कि उसमें कुछ बताने की बात है क्या। जिसने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर अच्छे से पढ़ लिया था, मैं हर साल ये चैप्टर पढ़ाता हूँ और हर साल कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के समय ही इतना डिटेल में बता देता हूँ कि मैं लेंस के बारे में बताता ही नहीं हूँ। अब अपने आप ही कर लोगे तुम देखो तुमसे हो रहा है क्या। क्या पहले वाले केस में किसी को कोई डाउट है? ईमानदारी से बता दो। क्या पहले वाले केस में किसी को डाउट है? इन्फिनिटी से आएगी तो जाएगी कहाँ पे सारी लाइट? इन्फिनिटी से आएगी तो कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। पैरेलल आएगी तो जाएगी कहाँ पे? फोकस पे। फोकस पे जाएगी तो क्या हम इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज, नेचर सब कुछ बता सकते हैं क्या? तो तुम बताओ कि इनको मैं पढ़ाऊं कि छोड़ दूं? अच्छा केस 1 की बात कर रहा है तो केस 1 में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, ठीक है। केस 2 में कहाँ पे होगा? अब तुमको पता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से धीरे धीरे क्या करेंगे? लेंस के पास लाएंगे। लेंस के पास लाएंगे तो अब क्या होगा? अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, बट जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो हम हमेशा किधर रखेंगे? लेफ्ट में रखेंगे। समझ में आ रहा है? जिससे कि समझना आसान हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? अगले बार में क्या आ रहा है? बियॉन्ड C1। बियॉन्ड क्या आ रहा है? C1 आ रहा है। और C1 आ रहा है तो तुम देखो वहां से कौन सी लाइट जा रही है? एक जो पोल से निकल रही है और एक जो पैरेलल जा रही है। अगर इनको तुम ड्रॉ कर रहे हो तो इमेज कहां पे बन रही है? तुमको दिख रहा है? तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कुछ दिक्कत लग रही है क्या? अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, तुम ना इसको घर पे जाके अच्छे से करके आना, समझ के आना, फिर नहीं आएगा तो मैं कल बता दूंगा, कोई दिक्कत है? पर उसके लिए एक बार करके आना, और इसको करने से पहले एक बार कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का दोबारा से कर लेना, तब तुमको ये बहुत अच्छे से आ जाए। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।